सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 समाजी और सियासी तहरीकें, इसके सवालात और जवाबात की किताब में निशानदेही करेंगे और जवाबात को समझेंगे। आइए मश्क में देखते हैं क्या सवालात हैं। सबसे पहला, झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, किसानों की तहरीक का सबसे अहम मुतालबा डैश है, तो इसका जवाब है ज़रई पैदावार को मुनासिब कीमत दी जाए। ये किसानों की जो तहरीक है उसका मुतालबा है कि हम जो चीज़ उगाते हैं उसकी सही कीमत हमें मिले। दूसरा है ज़रई पैदावार बढ़ाने और अनाज के मामले में खुद कफील होने के लिए डैश लाया गया, तो जवाब है सब्ज़ इंकलाब, जिसे अंग्रेज़ी में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये तरक्की लाने के लिए, खेती बाड़ी में तरक्की लाने के लिए जो है वो लाया गया था। उसके बाद दूसरा सवाल है, दर्ज झैल तसव्वुरात को वाज़ेह कीजिए। नंबर 1, आदिवासियों की तहरीक, तो इसका जवाब सफ़ा नंबर 93 पेज नंबर 93 पर है। और इसके बाद मज़दूरों की तहरीक पेज नंबर 94 पे है। तो आइए बैक टू बैक ये दोनों क्वेश्चन 93 और 94 पर करते हैं, दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा। देखिए, दूसरे का पहला आपको यहाँ से शुरू करना है। आदिवासी तहरीक, आज़ादी से कब्ल के अहद में अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने के हक़ पर रोक लगा दी। तो आदिवासी जो होते हैं वो ट्राइबल पीपल होते हैं, कबीले में रहने वाले लोग होते हैं जिनका गुजर बसर जो है वो जंगलों पे ही होता है। तो अंग्रेज़ों ने जंगल में जाने पे इनको बैन लगा दिया, जंगल की चीज़ों को इस्तेमाल करने पे बैन लगा दिया। इस बिना पर छोटा नागपुर में कोलम, उड़ीसा में गोंड, महाराष्ट्र में कोली भील रामोशी, बिहार में संथाल मुंडा आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी। अब ये सब जो थे वो कबीलों के, आदिवासी कबीलों के नाम थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। इसी वक्त से आदिवासियों की जद्दोजहद जारी है। भारत के आदिवासियों के कई मसाइल हैं, इनका सबसे अहम मसला ये है कि जंगलात पर इनके हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता। मत क्योंकि ये लोगों का रहना ही जंगलों में होता है, जंगलों की चीज़ों पे ही इनका गुजर बसर होता है, और इन्हें जंगल में से अगर चीज़ें ना लेने दी जाए तो ये गुजर बसर करेंगे कैसे। तो इसलिए इनका जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जंगलात पे इनके हक़ को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता। जंगलात पर आदिवासियों के हक़ को तस्लीम करना, जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा करने और जंगल की ज़मीन में खेती करने का इख्तियार हासिल करना आदिवासियों के अहम मुतालबात हैं। तो ये हो गया आपका दूसरे के पहले का जवाब। आइए दूसरे का दूसरा जो सफ़ा नंबर 94 पर है वो भी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से जितने मैंने बॉक्सेस बनाए हैं उतने ही आप लोग लिखिए। मज़दूर तहरीक, सबसे पहले भारत में मज़दूर तहरीक का पस मंज़र सनतकारी है। फिर यहाँ से 1899 में रेलवे के मज़दूरों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी, लेकिन मज़दूरों के मसाइल हल करने के लिए एक बड़ी तंजीम 1920 में कायम हो सकी। मतलब 1920 में एक तंजीम बनी जो ख़ास मज़दूरों के मसलों को हल करने के लिए बनी थी। उसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। आज़ादी के बाद मज़दूरों की तहरीक ज़्यादा मौसर ढंग से काम करने लगी, अच्छे से काम करने लगी। 1960 और 1970 की दहाइयों में मज़दूरों की तहरीक ने कई आंदोलन किए, लेकिन 1980 से मज़दूर तहरीक बिखर गई। फिर यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखिए, बेकायदा रोज़गार, यानी कभी भी काम मिलना कभी काम ना मिलना, वो बेकायदा रोज़गार होता है। ठेके पर काम करने वाले मज़दूर, यानी जब तक ठेका है तभी तक काम मिलेगा, उसके बाद काम नहीं मिलेगा। माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, समाज में बराबरी मिलना, हिफाजत मिलना। मज़दूर क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, मज़दूरों के लिए जो कानून है वो नहीं मानना। काम के लामहदूद औकात, यानी लंबे वक्त तक काम करना। काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल, मुज़ीर सेहत माहौल वग़ैरह आज की मज़दूर तहरीक के मसाइल हैं। जहाँ वो काम करते हैं, कभी कभी कुछ ख़तरनाक काम करने पड़ते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो वहाँ हिफाजती इंतज़ामात ठीक होने चाहिए, लेकिन उस ज़माने में ठीक नहीं थे, इसलिए ये मज़दूर तहरीक के मसाइल थे। चलिए, ये दोनों जवाबात हो गए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, माहौलियात की तहरीक के कामों को वाज़ेह कीजिए। सफ़ा नंबर 95 पेज नंबर 95 पे इसका जवाब है तीसरे का पहला। देखिए, यहाँ से लिखिए माहौलियाती तहरीक का पैराग्राफ।
اس حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہے کہ ماحولیات کی تنزلی یعنی ماحول کی گراوٹ، ماحولیات کی تنزلی مطلب زوال، ماحول یا ماحولیات کا یا ماحول کا زوال آج کے زمانے میں ایک قومی اور بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل سطح کا سنگین مسئلہ ہے۔ ماحولیات کی بربادی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی کئی تحریکیں سرگرم عمل ہے، مطلب بہت ساری تحریکیں، بہت ساری موومنٹس انٹرنیشنل لیول پہ بھی چل رہی ہے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اور اس شعبے میں بین الاقوامی تعاون بھی بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول پہ ہیلپ بھی مل رہی ہے، مدد بھی ہو رہی ہے۔ بھارت میں بھی ماحولیات کے مختلف موضوعات کو ترجیح دیتے ہوئے کئی تحریکیں جاری ہیں۔ انڈیا میں بھی ہم بہت ساری تحریکیں کر رہے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ یعنی جو بایو ڈائیورسٹی، ہمارے جنگلات میں الگ الگ جانور یہ سب پائے جاتے ہیں، اس کو انگلش میں بایو ڈائیورسٹی، اردو میں حیاتیاتی تنوع کہتے ہیں، تو اس کا حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ پانی کے مختلف منبعوں کا تحفظ یعنی جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے اس کے سورس کی حفاظت کرنا۔ جنگلاتی غلاف، دریاؤں کی آلودگی، سبز پٹے کا تحفظ، کیمیائی مادوں کا استعمال اور ان کے خراب اثرات وغیرہ مسائل کی یکسوئی کے لیے تحریکیں جاری ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے ہم تحریک کر رہے ہیں تاکہ ماحول کی ہم لوگ حفاظت کر سکیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا ہے، بھارت میں کسانوں کی تحریک کی نوعیت بیان کیجیے، صفحہ نمبر 93 اور 94، تیسرے کا دوسرا۔ دیکھیے آپ کا یہ جواب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، بھارت کے کسانوں کی تحریک۔ بھارت کے کسانوں کی تحریک ایک انتہائی اہم تحریک ہے۔ برطانوی حکومت کے نو آبادیاتی عہد میں، مطلب جب برطانوی حکومت ہم پہ راج کرتی تھی، نو آبادیاتی عہد انگلش میں کہتے ہیں کولونائزیشن، یا جب ہم ان کے قبضے میں تھے، جب انہوں نے یہاں پہ اپنی نو آبادیات قائم کی تھی، تو اس عہد میں سرکار کی زراعت مخالف پالیسی کی وجہ سے کسان منظم ہونے لگے۔ سرکار کی پالیسیز نے کسانوں کو ایک جٹ ہونے میں مدد کی۔ پھر یہاں سے لکھیے، کسان تحریک نے مہاتما پھولے، نیائے مورتی راناڈے اور مہاتما گاندھی کے خیالات سے ترغیب حاصل کی۔ پھر یہاں سے لکھو، زراعت سے متعلق چند اصلاحات کی وجہ سے، یہ جو میں نے کٹ کیا ہے وہ نہیں لکھیں گے تو چلے گا، تو زراعت سے متعلق چند اصلاحات کی وجہ سے کسان تحریک سست پڑ گئی، البتہ سبز انقلاب کے بعد کسان تحریک زیادہ فعال اور مؤثر بن گئی، یعنی زیادہ کام کرنے لگی اور اثردار ہو گئی۔ پھر یہاں سے لکھیے، کسانوں میں غریب اور امیر دو طبقے وجود میں آ گئے، ان میں بے اطمینانی بڑھ گئی اور کسانوں کا آندولن شروع ہو گیا، کسان لوگ آندولن کرنے لگے۔ زرعی پیداوار کی مناسب قیمت دی جائے، زراعت کو صنعت کا درجہ دیا جائے، مطلب ایگریکلچر بھی ایک انڈسٹری ہے ایسا مانا جائے، سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات منظور کی جائے، قرض معافی، قرض سے آزادی اور زراعت پر قومی پالیسی کا اعلان کسانوں کی تنظیم کے اہم مطالبات تھے۔ یہ کچھ مطالبات ہیں ان کے۔ شیتکری سنگٹھن، بھارتی کسان یونین، آل انڈیا کسان سبھا بھارت میں کسانوں کی چند اہم تنظیمیں ہیں۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تیسرے کا تیسرا۔ آزادی سے قبل خواتین کی تحریک کن اصلاحات کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، صفحہ نمبر 94، تیسرے کا تیسرا۔ دیکھیے یہ آپ کو یہاں سے لکھنا ہے، تحریک نسواں یعنی خواتین کی تحریک۔ آزادی سے قبل کے دور میں ترقی پسند مردوں کی رہنمائی میں، مطلب جو ماڈرن سوچ کے لوگ تھے، کیونکہ جو پرانے خیالات کے لوگ تھے وہ تو عورتوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، تو جو جدید سوچ والے، ماڈرن سوچ والے یعنی کہ ترقی پسند مرد تھے، ان کی رہنمائی میں بھارت میں عورتوں کی تحریک شروع ہوئی۔ عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو روکنے، ان کے استحصال پر روک لگانے، یعنی ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ان کا جو انگلش میں کہتے ہیں استحصال کو ایکسپلائٹیشن، تو ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے عزت و وقار کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کا موقع دینے اور عوامی زندگی میں شریک کرنے کے لیے، یعنی سماج میں ان کو جو ہے وہ برابری ملے اور وہ بھی شرکت کرے، اس کے لیے کئی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایشور چندر ودیا ساگر، راجا رام موہن رائے، مہاتما جوتی راؤ پھولے، ساوتری بائی پھولے، مہرشی ڈھونڈو کیشو کروے، پنڈتا رما بائی راناڈے وغیرہ کی رہنمائی میں رسم ستی، یعنی جو ستی کا رواج تھا، جو شوہر کے مرتے ہی اس کی بیوی کو اس کی چتا پہ زندہ جلا دیتے تھے، یہ ستی کی رسم تھی، تو رسم ستی کی مخالفت ہوئی۔ بیواؤں کی دوبارہ شادی، عورتوں کی تعلیم، وومن ایجوکیشن، بچپن کی شادی یعنی بال وواہ یا چائلڈ میرج کہتے ہیں انگلش میں، کی مخالفت، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق جیسی اصلاحات
की गई। ठीक है, ये इसका यहाँ तक आपका जवाब मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 4, दर्ज झैल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। तो पहले मैं सही गलत बता देता हूँ, फिर वजूहात बताता हूँ। पहला है जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है, ये बयान सही है। तहरीक के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत नहीं होती, ये बयान गलत है, क़यादत होनी चाहिए। फिर तीसरा है क़यादत मतलब कि लीडरशिप होनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए। फिर तीसरा है सार्फिन की तहरीक यानी कस्टमर की जो मूवमेंट है, कंज्यूमर मूवमेंट की तहरीक वजूद में आई, ये बयान भी सही है। तो पहले का जो वजूहात है वो सफ़ा नंबर 91 है, दूसरे का 92 और तीसरे का 95। 91, 92 और 95 लाइन से करते हैं, चौथे का पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले चलते हैं 91 पे। 91 पे चौथे का पहला आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए, जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है। जमहूरियत कहते ही उसे जहाँ पे लोगों को आज़ादी होती है बोलने की, घूमने फिरने की। ठीक है, तो जमहूरियत का वैसे इंग्लिश में मीनिंग होता है डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों को ये हक होता है कि वो वोट के ज़रिए अपने रहनुमाओं को चुन सकें। तो जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है। तहरीक के ज़रिए मुख्तलिफ अवामी मसाइल ज़ेर बहस आते हैं। जब तहरीक चलती है तो लोगों के मसले सामने आते हैं, हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी पड़ती है। तहरीक के रहनुमा और कारकुन हुकूमत को मसाइल से मुताल्लिक सारी मालूमात की, भाई हम तहरीक क्यों चला रहे, तो वो सारी मालूमात देते हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हुकूमत को इन मालूमात से बड़ा फ़ायदा होता है। अब जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी हमारे लिए बनाती है तो वो जो मालूमात मिली है उसको भी ध्यान में रखती है। हुकूमत के बाज़ फैसलों या पॉलिसियों की मुखालिफत करने के लिए भी तहरीक चलाई जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे कानून पास हो जाते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी पास होती है कि लोग उसके अगेंस्ट जाके उसकी मुखालिफत में भी जो है तहरीकें करते हैं। मजम्मत या मुखालिफत करने का हक यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट जमहूरियत में एक अहम हक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ हुदूद में रहते हुए और जिम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सड़कों पे हथियार लेके उतर जाएं और फिर जो है वो दंगा फसाद फैलाएं और अपना जो है वो मुखालिफत जाहिर करें, ऐसे नहीं। हद में रहकर सब्र के साथ और जिम्मेदारी के साथ आप राइट टू प्रोटेस्ट या जिसे मजम्मत या मुखालिफत करने का हक कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब 92 पे चौथे का दूसरा है, वो भी कर लेते हैं। चौथे का दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तहरीक के लिए कोई कायद होता है यानी कोई लीडर होता है। क़यादत की वजह से तहरीक फ़ाल रहती है, मतलब काम सही से चलता है। तहरीक के मकसद प्रोग्राम और एहतजाज की तैयारी के सिलसिले में फ़ैसले किए जा सकते हैं। मजबूत क़यादत हो तो तहरीक नतीजा खैज साबित होती है, यानी उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। चलिए अब 95 पे जो है वो तीसरा जवाब है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इसका जवाब मिलेगा आपको सार्फिन की तहरीक। 1986 में तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंग्लिश में कहते हैं, वज़े किया गया यानी पास हुआ। इसके बाद सार्फिन की तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक के मकासद वसी है, मतलब बड़ा ज़रा इस तहरीक का मकसद जो है वो ज़्यादा है। समाज का हर तबका सारिफ होता है, हम लोग सब जो है वो कस्टमर है, सारिफ है, हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सारिफ उसे कहते हैं या कस्टमर उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को या खिदमात को, किसी अशिया या खिदमात को इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है। ऐसा नहीं कि मैंने ख़रीद के बेच दिया, मैं अगर ख़रीद के बेच रहा हूँ तो मैं फिर सारिफ नहीं हूँ। ठीक है, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सारिफ हैं। तो हम सब जो है वो सारिफ हैं। निज़ाम मईशत में तब्दीली और समाजी निज़ाम के बदलने की वजह से सार्फिन मुतासिर होते हैं। इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे मिलावट, चीज़ों की बढ़ाई हुई कीमत, वज़न और नाप में फरेबदही वगैरह, है ना, धोखाधड़ी होती है, ये सब प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। इस किस्म की धोखेबाजी से ग्राहकों को महफूज रखने के लिए सार्फिन की तहरीक वजूद में आई है। तो कस्टमर को बचाने के लिए ये जो मूवमेंट है, जिसे कंज्यूमर मूवमेंट या सार्फिन की तहरीक कहते हैं, ये पास हुई है। तो बच्चों इसी के साथ इस सबक के तमाम सवालात और जवाबात ख़त्म, एक्सप्लेनेशंस भी ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे जवाबात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और हमेशा की तरह अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पसंद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ही पसंद करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।